नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के बीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं 7 जनवरी 2022 में जो कि पूछे गए थे, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी राज्य कौन कौन से हैं? पहला असम, बिहार, छत्तीसगढ़। दूसरा बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम, या त्रिपुरा, असम या मणिपुर। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पर त्रिपुरा, असम और मणिपुर। मिजोरम राज्य की सीमाएं भारत के 3 राज्यों में सम्मिलित है, जो असम, त्रिपुरा और मणिपुर से लगी हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगी है। यह भारत का 23वां राज्य है और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिला था। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? भारत में किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? पहला लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित किया जाता है कि परिवार को उस वर्ष खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, क्योंकि यह ज़मीन किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा की होती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 देखते हैं। 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? पहला तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट नेपाल। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोलाम्बा कहते हैं। यह दोनों देशों के मध्य फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रेणी का हिस्सा भी है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, या मोम का घोल बनाना, या दूध से पनीर बनाना, या गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसे हम मोम को पिघलाकर घोल बनाने के बाद पुनः उसे ठंडा करने पर वह पहले जैसा हो जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। वृक्षों पौधों की जड़ों पर पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं बल्कि क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। या जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। या जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है। या जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। या लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। पहला ए सी ई, या ए बी सी एंड डी, या ए सी और डी, या ई बी और सी। यहाँ पे सी रहेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5वें का उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, ए, सी और ई। बरगद को मूलतः बट या वाट के नाम से जानते हैं। यह एक सपुष्पक वृक्ष है जो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ होता है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंथालिसिस है। इस वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं होती है, बल्कि इन जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा दिया जाता है तथा इसकी लटकती जड़ें बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, यानी पहला सही है और तीसरा सही है और क्या 5वां सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। या छात्र कहाँ से आए हैं? पहला असम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उत्तरी छोर पर स्थित एक नगर है, जहां यह एक पहाड़ी इलाका है जहां अत्यधिक बारिश और बर्फ पड़ते हैं। मनाली अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा
हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग ट्रेनिंग या काइफिंग आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। मनाली ब्यास नदी के किनारे पर बसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आपकी मित्र कमजोर दांतों और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? पहला, चावल, नींबू, आंवला, गुड़ या घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल या तेल, अंडा, चावल, रोटी आदि। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, दूध, सब्जियां, पालक और फल। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को विटामिन एवं मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होती है। यह कमी हम दूध, सब्जियां, पालक तथा फल से दूर कर सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। बी पार्ट, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं। या सी, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। या ई, मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। पहला, ए सी ई या ए बी सी डी या बी सी डी ई या बी सी डी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, बी, सी और डी, ई ये क्या है, ये चारों हमारे सही हैं। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है जो कई हजार कमेरी यानी श्रमिक तथा 100 से 200 नर होते हैं। रानी मधुमक्खी का कार्य अंडे देना होता है जो अच्छे पोषक वातावरण में एक इटालियन जाति की रानी मधुमक्खी एक दिन में कम से कम 15,000 से 18,000 अंडे देती है। देसी रानी मधुमक्खी करीब 700 से 1,000 अंडे देती है। इनकी उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष होती है। रानी मक्खी के अलावा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं। इनके छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती हैं। पहला, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। पहला, शरीर का सल्कों से ढका होना, भूमि तथा जल दोनों में रह सकना, अंडे देना या जहरीला होना। पहला, ए एंड बी, बी एंड सी, ओनली सी या सी एंड डी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, ओनली सी पार्ट। उपर्युक्त विकल्पों में से केवल अंडे ही देना ऐसा लक्षण है जो सभी दिए गए जंतुओं में पाया जाता है। इसमें कछुआ, अजगर तथा छिपकली सरीसृप वर्ग के हैं। मधुमक्खी एक कीट है जबकि बाज एक शिकारी पक्षी होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, केचुए के बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में विचार कीजिए। पहला, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। या बी पार्ट, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अवशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। या जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी बिकती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पहला, ए सी डी या ए बी डी या ए बी सी या ए डी सी। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा हमारा इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, विकल्प नंबर सी पार्ट, ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सही है। केचुआ बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में रेंगना नजर आता है। जो ये एनेलिडा संघ के प्राणी होते हैं जो जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुआ पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फीट की गहराई तक रहता है। ये मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और इनके जल से मृदा उपजाऊ बनती है क्योंकि ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ए, बी और सी ये क्या है, ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। पहला, गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना, पाठ्य पुस्तकें आधारित शिक्षा या सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को उनके ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना तथा चुनौती है क्योंकि बिना अवसर मिले वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला।
इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को स्वयं सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नया ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, या बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। पहला ABC, ACD या BCD या C और D। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर बताइए 12 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला A, B और C। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे सही हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में उन क्षमताओं को विकसित करना होता है जिससे वह अपने आसपास के समस्त भौतिक और जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है या रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है, या EBS के पाठ्य पुस्तकों के ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है, या यहाँ शिक्षण आधारित है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करना है। यह NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाया जाए, जिससे वे उनसे जुड़े उनके प्रति जागरूक हो सके और उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझ सके। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। प्राथमिक स्तर पर EBS सीखने के लिए चुनौती है। पहला, रटना सीखना या सम्मित आधारित सीखने का स्तर या अवधारणाओं का विवरण, या बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को अनेक ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना मुख्य चुनौती है, क्योंकि बिना अवसर मिले वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 देखते हैं। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के लिए EBS कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। पहला, वाद विवाद का प्रावधान या अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ, तथ्य और सूचनाएं। पहला AB या BC या ABC या BCD। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर बताइए 15 का क्या हो जाएगा उत्तर हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर C पार्ट। ठीक है, ABC ये तीनों क्या हैं, ये सही हैं। बच्चों के लिए EBS कक्षा में वाद विवाद, अनुभवात्मक अधिगम, कहानियाँ, खेल, कविताएं, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सेमिनार, कला, खोज एवं निबंध, क्षेत्रीय परीक्षण आदि को प्रयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर C पार्ट। तो चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही। साथियों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।